Hello to all the SEBI Grade A aspirants for the year 2025. So इस वीडियो का थंबनेल देख के आपको लगा होगा क्योंकि थंबनेल में लिखा हुआ है कि माय प्रेडिक्शन SEBI Grade A वुड बी टफर इन 2025. सो आपको लगा होगा कि यार इनको क्या ही पता है, ये क्यों प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इनका हमेशा प्रेडिक्शन गलत ही होता है. ठीक है, बट दिस इज माय ओपिनियन दैट आई एम गोइंग टू गिव यू. आई माइट बी रॉन्ग, ठीक है, बट हमें एक वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करना है. एंड दैट इज वाई मैं आपको कुछ इनपुट्स दे रहा हूं विच आर लॉजिकल बेस्ड ऑन विच आई थिंक दैट सेबी ग्रेड ए माइट नॉट बी एज इजी एज इट वाज लास्ट ईयर. तो अगर आपको लॉजिकल लगे आप उसको ले लो एंड बिफोर हैंड उस पर काम कर लो सो दैट एग्जाम आपको उतना टफ ना लगे जितना शायद आ जाएगा अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड होंगे. इसका कोई नुकसान नहीं है, अगर इजी भी आ गया तो शायद आपको और इजी लगेगा बिकॉज यू वुड हैव प्रिपेयर्ड एट अ टफर लेवल. ठीक है, तो अब मैं कुछ लॉजिकल रीजंस दूंगा जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि यार आपको मेरा ओपिनियन लेना है या नहीं लेना है. बाकी आप तैयारी ज़रूर करते रहिए, चाहे टफर लेवल की चाहे मॉडरेट लेवल की, बट तैयारी तो आपको करनी ही है. एंड बिफोर आई गो ahead, those who are new to SEBI, I would like to tell you that you can download this guide book which has lot of information about SEBI at zero costing. The link to download this guidebook is given in the description of this video. तो बिल्कुल फ्री है और इसमें सेबी के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. तीन चीजें जो आपकी प्रिपरेशन में विल हेल्प यू अलॉट इज पीवाई क्यूज. ठीक है, सेबी के सारे पीवाई क्यूज विद सोल्यूशंस हैं. डिकोडेड सिलेबस है, तो there is a lot of things which are not mentioned in the notification with respect to syllabus, but that is there in the decoded syllabus here. And recommended sources, तो काफ़ी sources हैं जो हम रिकमेंड करते हैं अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं. सो एटलीस्ट यू हैव सम आइडिया दैट विच वंस आर रेलेवेंट एंड विच वंस आर टोटली इरेलेवेंट. सो डाउनलोड दिस टुडे एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट और आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है. अब व्हेन आई से दैट सेबी ग्रेड ए will be or can be tougher this year, what do I mean? Am I talking about phase 1? ना 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 ना. phase 1 का तो पैटर्न ही बड़ा सिंपल है. 30 मार्क्स पेपर 1 में लेने हैं आउट ऑफ 100, 40 मार्क्स पेपर 2 में लेने हैं आउट ऑफ 100, और ओवरऑल मुझे 80 मार्क्स लेने हैं. तो ये जितना भी टफ आ जाए, अगर आप ठीक ठाक पढ़ गए, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू स्कोर 80 मार्क्स आउट ऑफ 200. तो फेज 1 की बात नहीं हो रही है, तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है यहाँ पे फेज 2 की, जो कि मेरिट बेस्ड है, मतलब इसके मार्क्स आपके सिलेक्शन में काउंट होंगे. ठीक है, हम इस पेपर की बात कर रहे हैं. नाउ व्हाई कैन सेबी ग्रेड ए फेज 2 बी टफ? मैं क्या सोच रहा हूं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि सेबी ग्रेड टफर हो सकता है? सबसे पहला रीजन देखिए, लास्ट ईयर सेबी का पैटर्न चेंज हुआ था. फेज 2 में 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस आए थे एंड दिस वाज सुपर इजी. आई वुड से इजी था. ठीक है, अब कोई बोलेगा कि नहीं इजी नहीं था, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. ठीक है, उस लेवल पे, पर जिसने अच्छी तैयारी की थी पेपर इजी था. सब मानते हैं कि लास्ट ईयर पेपर इजी था जो लोग अच्छे से तैयारी करके गए थे. तो जनरली मैंने देखा है कि जब भी पैटर्न चेंज होता है, ठीक है, अब इसमें चाहे छोटा चेंज है, सिर्फ टाइमिंग चेंज की है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए हैं, पहली बार पेपर जनरली इजी आता है. मैंने काफी बार देखा है. ठीक है, देयर कैन बी एक्सेप्शंस टू दिस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस हैपेंस. और नेक्स्ट टाइम उसको वो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं. सो दैट इज व्हाई आई थिंक देयर इज अ गुड चांस कि इस बार वो टफ होगा. दूसरा क्या है, अब आप देखते हैं हर साल क्या होता है, पेपर इजी आता है, टफ आता है, इजी आता है, टफ आता है, ऐसे एक एक साइकिल सा चलता रहता है. सेबी में क्या था, 2022 में पेपर इजी था. 2024 सॉरी 22 का पेपर काफी टफ था. ठीक है, 22 का पेपर टफ था, 24 का पेपर इजी आ गया था. और 2020 का अगर आप देखेंगे, 2020 का पेपर भी इजी था. ठीक है, 2020 का इजी था, 2022 का टफ था और 2024 का इजी था. तो दिस वाज इजी, दिस वाज टफ, दिस वाज इजी, एंड दैट इज व्हाई आई फील कि एक साइक्लिकल सा चलता है. तो दिस कैन बी टफर दिस ईयर. अगेन यू माइट थिंक यार क्या बकवास लॉजिक है, बट ऐसा होता है बेटा. ठीक है, इसीलिए हर बार हमें सरप्राइजेस मिलते हैं क्योंकि पेपर एक डेफिनेट पैटर्न पे नहीं रहता है, डिफिकल्टी लेवल पे. और तीसरा सबसे स्ट्रांग लॉजिक, द मेन रीजन व्हाई डू आई थिंक दैट इट कैन बी टफ दिस ईयर, क्योंकि अगर आप
देखें, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है आईबीपीएस, आईबीपीएस ने ही पीएफआरडी ये का पेपर सेट किया, ग्रेड ए का। And my God, if you see this paper, it was by no means as easy as 2024 paper of SEBI grade A. ये भाई साहब हर एंगल से it was relatively a tougher paper as you compare to SEBI 2024 paper. तो पीएफआरडीए 2024 टफ था, और मैं आपको दिखाता हूं कि वो क्यों टफ था। आप क्वेश्चंस देखिए यार, ये क्वेश्चंस आया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन असेट अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। मैक्सिमम जनता इसको गलत करके आई है, और ये वाकई में मुश्किल क्वेश्चन था। ऐसा नहीं था कि इट वाज जस्ट प्लेइंग विद द ऑप्शंस। दिस वाज एक्चुअली अ टफर क्वेश्चन। ओनली समबडी हु वुड हैव रेड इन डिटेल वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व दिस। दिस वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन। फिर एक ये क्वेश्चन आया था, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशंस इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। तो आप एएस 11 पढ़ के गए होंगे ना, शायद आपको फिर भी क्वेश्चन ना समझ आए, ठीक है। और काफी ऑप्शंस थी कि कंटिंजेंट लाइबिलिटीज को क्लोजिंग डेट पे ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही इनकम एंड एक्सपेंसेस के बारे में था, असेट्स के बारे में था। And all these options are kind of different statements, right? This is not one statement being put into different context. All these are kind of different statements which have different rules of accounting. So in a way you need to know 5-6 things to solve this question. So that's why this question was tough. ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जो ठीक करके आएगा उसका सिलेक्शन होगा, जो नहीं करके आएंगे डिपेंड करेगा बाकी लोग कर रहे हैं नहीं, बट जो करके आएगा उसको पक्का एज मिलेगा। फिर ये दिस वाज काइंड ऑफ प्लेइंग विद द ऑप्शंस। ऐसे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो मैं ये नहीं मानूंगा कि ये बहुत आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है एज द प्रीवियस 2 क्वेश्चंस वी डिस्कस्ड, बट ये फिर भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। मुझे अभी भी इसका आंसर नहीं पता, ये आंसर की ही बताएगी पीएफआरडीए की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपमेंटल रोल ऑफ एचआरडी? एम्प्लॉय एंगेजमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करना, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। Now it can be employee engagement, it can be improving working conditions. There was a lot of confusion. ठीक है, I don't know the answer still. मैं वैसे employee engagement मार्क करके आता। The idea is that these kind of questions are really confusing. फिर ये एक फ्यूचर्स पे क्वेश्चन आ गया जहाँ पे उन्होंने बीटा का कॉन्सेप्ट डाल दिया। नॉर्मली फ्यूचर्स में, डेरिवेटिव्स में आज तक जो क्वेश्चन आए हैं वो सिंपल आए हैं, बीटा वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं डाला। So this was again also a kind of a tough question which required you in detail knowledge of futures. फिर एक अगेन ये क्वेश्चन था विच वॉज काइंड ऑफ प्लेइंग विद द ऑप्शंस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है? आई अगेन स्टिल डोंट नो द आंसर। कॉस्ट निकालना है या कॉस्ट कंट्रोल करना है या डिसीजन मेकिंग है, आई डोंट नो। मुझे ए और डी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, दो आई वुड स्टिल से दैट इट इज कॉस्ट असर्टेनमेंट, बट सम पीपल से दैट दिस कैन बी कॉस्ट कंट्रोल ऑल्सो। सो ऐसे काफी क्वेश्चंस आए थे विच आई वुड से वर नॉट ईजी, ठीक है। और काफी क्वेश्चंस तो जैसे मैंने आपको काउंटिंग के दिखाए वो अलग लेवल पे थे। तो मुझे लगता है कि यार पेपर का लेवल थोड़ा सा आईबीपीएस बढ़ा रही है, तो सेबी में क्यों नहीं बढ़ाएगी? मतलब आई वुड सेबी से कि नहीं नहीं ऐसा नहीं यार, बिल्कुल आसान पेपर डाल दो, ठीक है। हाँ, एक एक चांस है कि यार पीएफआरडीए में सिर्फ 50 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, बट 40 मिनट्स थे। यहाँ पे 100 क्वेश्चन हैं, 90 मिनट्स हैं। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करना तो टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इजी आएंगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर 40 मिनट्स में 50 कर सकते हो, ठीक है, तो 90 मिनट्स में 100 भी कर सकते हो। तो अगर ये टफ आ सकते हैं पीएफआरडीए में, तो ये क्यों इजी आएंगे? ऐसा मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता है, बट लेट्स सी क्या होता है एग्जाम में। और अब एक्शन पॉइंट क्या है अगर हमें इस अनसर्टनिटी को कि एग्जाम टफ आ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग बाय टेकिंग इनटू अकाउंट कि लेवल टफ आ सकता है, ठीक है। अगर हम ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं कि यार बस इजी आएगा, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, सो दैट इज ऑलरेडी नॉट अ राइट अप्रोच। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है आपको करनी चाहिए इज कि आप सेलेक्टिव ना हो। जहां आप सेलेक्टिव हो जाते हैं ना कि ये पोर्शन छोड़ देता हूं, इसमें न्यूमेरिकल छोड़ देता हूं, या ये टॉपिक पूरा छोड़ देता हूं, बीइंग सेलेक्टिव इज एक्चुअली एन इनविटेशन फॉर अनसर्टेनिटी टू कम इन द एग्जाम एंड पिंच यू। तो ये मत कीजिए, अभी टाइम है।
प्लान आउट कीजिए। सारे सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फेज 1 तक 4 और 5 सब्जेक्ट्स कर लीजिए, बट अच्छे से कीजिए, और बाकी सब्जेक्ट्स आप फेज 1 के बाद कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मुझे लगता है दैट अगेन वही के स्प्रेड योर प्रिपरेशन, जो मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में बताया था, स्प्रेड योर प्रिपरेशन टू प्रिपेयर एट एग्जाम लेवल। अब बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, देखिए अब आप फेज 1 को देख के तैयारी करेंगे सेबी के पुराने पेपर्स तो बहुत इजी लगेगा, बट आपको फेज 2 को देख के तैयारी करनी है, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम इन फेज 2, और सेबी का नहीं पीएफआरडीए का भी पेपर देखिए, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकता है, कितना डेप्थ हो सकता है, सो दैट विल प्रॉम्प्ट यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर मैनर सो दैट यू कैन इवन आंसर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। तो स्प्रेड योर प्रिपरेशन का मतलब वही जो मैंने बताया कि टिल फेज 1 डोंट ट्राई टू कवर एवरीथिंग, मे बी डू 4 to 5 सब्जेक्ट्स, क्योंकि सारा जल्दी जल्दी करोगे तो ऑब्वियसली वो क्लैरिटी नहीं आएगी। बाकी आप फेज 2 के बाद 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो भी आपके रह जाएंगे दैट यू कैन डू आफ्टर फेज 2। इससे क्या होगा, आपको सब्जेक्ट्स को करने का टाइम मिल जाएगा। एंड थर्ड थिंग आई वुड से इज, आप जितना मर्जी पढ़ लो बट यू नीड टू लर्न द एप्लीकेशन, सो सॉल्व maximum MCQs as you can. MCQs are like oxygen for you to attempt good questions or no good number of attempts in the examination. तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जितने आप कर सकते हो। क्या नंबर होना चाहिए पता नहीं, बट आई वुड से 5000 फॉर पेपर 2, दैट वुड बी अ गुड नंबर। एंड दैट no, number is just a number, but the questions should also include the variety in terms of moderate questions, tough questions, numerical questions, factual questions, conceptual questions. That will give you the right practice in real terms. तो ये 3 चीजों को आप याद रखना, इससे आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो और एप्लीकेशन पार्ट भी सीख सकते हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समबडी टू एक्चुअली कन्वर्ट नॉलेज इनटू मार्क्स। हम काफी बार पढ़ लेते हैं बट मार्क्स में नंबर नहीं आते हैं, उसका रीजन यही होता है कि हम अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या तो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हैं, या ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, या कई बार क्वेश्चंस में थोड़ी स्टेटमेंट वीक हो गई तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो चीज़ें सारी हमारी एमसीक्यूज हम जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा हमें क्लैरिटी आएगी, और इसके साथ हमें टाइम मैनेजमेंट, एंग्जाइटी मैनेजमेंट, क्वेश्चन सिलेक्शन, ये चीज़ें भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कर कर सीखने को मिलेंगी। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड। बाकी अगर आप हमारे कोर्सेज देख रहे हैं तो मैं अपनी वेबसाइट पे आपको बताना चाहूँगा कि ये सेबी ग्रेड ए कोर्सेज के अंदर हमारा क्रैश कोर्स है, विच इज़ आई थिंक बेस्ट सूटेड फॉर एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 सॉरी 25। तो यहाँ आप जाइए सिंगल के अंदर, एंड देयर इज अ सेबी ग्रेड ए 2025 फेज 1+2 लाइव क्रैश कोर्स। तो ये क्रैश कोर्स में अभी 75% ऑफ चल रहा है। यू कैन यूज द कूपन कोड super75 टू अवेल दिस डिस्काउंट। इसमें लाइव क्लासेस 24 अक्टूबर से शुरू हुई हैं, बट अभी भी बहुत सारी लाइव क्लासेस पड़ी हैं फॉर एटलीस्ट 4 कंपोनेंट्स, फाइनेंस, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। यू कैन स्टिल वॉच दी, सॉरी, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी लॉ एंड इकोनॉमिक्स, ये 4 कंपोनेंट्स की लाइव क्लासेस अभी पड़ी हैं, यू कैन वॉच देम। बाकी मैनेजमेंट और अकाउंट्स हो चुका है, दैट यू कैन सी रिकॉर्डेड। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।